हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हाईवे क्लासेस पर। और जीएस लेक्चर में भी आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है आगे का नेक्स्ट लेक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसा कि हम लोग डेली डिस्कस करते हैं। इसमें आपके करंट अफेयर, जीएस, स्टैटिक जीके, मिक्स क्वेश्चन, सारे कुल मिला के साइंस क्वेश्चन सब जो है मिक्स क्वेश्चन रहेगा। और आने वाले ये सभी एग्जाम्स के लिए आपके इक्वल इंपॉर्टेंट रहेगा सभी के लिए, ठीक है। तो देखो, कहा जा रहा है भारत की सौर संचालित नौका आदित्य को कौन सा पुरस्कार दिया गया है। इसको क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 कंसीडर कर लेंगे। यानी कहा जा रहा है भारत की सौर संचालित नौका आदित्य को कौन सा पुरस्कार दिया गया है। आपसे पूछा जाएगा, बताओ भारत द्वारा सबसे पहले संचालित सौर से संचालित जो नौका है उसका क्या नाम है। तो ध्यान रखना भाई मेरे, उसका नाम जो है आदित्य है। ठीक है, सबसे पहले तो यही क्वेश्चन एक ध्यान रखेंगे कि उसका नाम क्या है, आदित्य नाम है। और ये केरल से संबंधित है। ठीक है, केरल राज्य में ऐसा हुआ है। और इसको कौन सा पुरस्कार मिला है, तो आप इस पुरस्कार को जरूर ध्यान रखना है। और जो और भी जैसे हैं कि आपसे पूछा जाए कि सौर ऊर्जा से संचालित पूरा 100% आपका जो मंदिर है वो कोणार्क उड़ीसा में, ये सारी बातें हम आपको बता चुके हैं पीछे से। क्योंकि भारत नहीं, पूरा विश्व ही ऐसी ऊर्जा पर काम कर रहा है कि जो आगे चल के हमें नुकसान ना दे, क्योंकि कोयला जो है आने वाले 200 सालों में ख़त्म होने वाला है। तो इसी चीज़ को सभी ने मिलकर एक ऐसा जो मुहिम छेड़ा है। तो दिल्ली की सरकार ने तो ऐसा ऐलान किया है कि हम जो बैटरी से चलने वाले जो रिक्शे हैं जो सौर संचालित हैं उन पर हम टैक्स नहीं लेंगे, यानी कि रोड टैक्स नहीं लेंगे, जो कि बहुत ही पड़ता है। तो रोड टैक्स नहीं लिया जाएगा। इसी प्रकार भारत की सौर संचालित जो नौका है वो आदित्य है। कौन सा पुरस्कार मिला है, तो ये ध्यान रखना, गुस्तावे ट्रावे पुरस्कार मिला है। ठीक है, गुस्तावे ट्रावे पुरस्कार मिला हुआ है। गुस्तावे ट्रावे पुरस्कार मिला है। और ये इसका जो निर्माण हुआ है, इस नौका को ध्यान रखना, इस नौका का जो निर्माण हुआ है वो कोच्चि में हुआ है। कहाँ? कोच्चि में हुआ है इसका निर्माण। तो आप जरूर ध्यान रखना, कोच्चि में इसका निर्माण हुआ है और ये केरल से संबंधित है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। और आप बताएंगे आईएसए का मुख्यालय कहाँ है। हम आपको पीछे लेक्चर बता चुके हैं, पिछले लेक्चर में बता चुके हैं कि आईएसए का मुख्यालय कहाँ है। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आईएसए का मुख्यालय कहाँ है। आईएसए, एक होता है आईएसओ, ये स्टैंडर्ड जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे आपने प्रमाणिक चीज़ें होती हैं उनमें आईएसओ की एक मोहर लगी होती है। आईएसओ लिखा होता है 9001, 2008 ऐसे करके लिखा होता है। तो आप वो तो आईएसओ हो गया, ये हो गया आईएसए। आईएसए का मुख्यालय कहाँ है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिरला फाउंडेशन द्वारा 29वां सरस्वती सम्मान किसे मिला हुआ है। दरअसल इन्हें मिला है और ये थोड़े दिन बाद ही इनकी मृत्यु भी हो गई है। तो ये यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा और तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 29वां जो सरस्वती सम्मान है वो वासुदेव मोही को मिला था। किसको? वासुदेव मोही को मिला था। वासुदेव मोही को मिला होगा। और इनकी पुस्तक का नाम लिख लेना, इनकी पुस्तक का नाम है चेकबुक। किसके लिए मिला हुआ है? चेकबुक के लिए मिला हुआ है। इनका 29वां सरस्वती सम्मान मिला हुआ है, चेकबुक। ठीक है, और 28वां तो आप सभी लोग जानते हैं, पढ़ा ही होगा पीछे। 28वां जो है शिवा रेड्डी को मिला था। किसको? शिवा रेड्डी को। तो 29वां किसे मिला हुआ है? वासुदेव मोही को मिला हुआ है, चेकबुक के लिए मिला हुआ है और इनकी मृत्यु भी हो जा चुकी है। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आधा सबमिट किया। ये डेक्कन लिखा हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही सुर्खियों में डेक्कन क्वीन जो है एक्सप्रेस चर्चा में रही, इसके बारे में जो है आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ध्यान रखना है, जो भारत की जो डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस है ये कब संचालित हुई थी, तो ये 1930 में संचालित हुई थी, जब हम लोग आज़ाद भी नहीं हुए थे, 1930 में। और ये पहली सुपर फास्ट ट्रेन है, पहली सुपर फास्ट ट्रेन है, ये आप ध्यान रखना है, पहली सुपर फास्ट ट्रेन है। और ये मुंबई से पुणे चली थी। कहाँ? मुंबई से पुणे चली थी। और साथ साथ में ये ध्यान रखना, महिलाओं के लिए इसमें पृथक डब्बा था। महिलाओं, राइटिंग बना के नहीं, ऐसे ही ओरल आप सुन लेना, बस सुनने पर ध्यान दो, लिखने पर मत देना। महिलाओं के लिए
पृथक डिब्बा था। क्या था? पृथक इसमें डिब्बा था महिलाओं के लिए। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है। दो क्वेश्चन आपने सीखे कि एक तो ये पहली सुपरफास्ट ट्रेन है और ये महिलाओं के लिए इसमें पृथक डिब्बा बनाया गया था, इसीलिए हमको ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखो। और टोटल कितने जोन है? 18 जोन है। बताओ नवीनतम जोन का मुख्यालय कहाँ है? बताइए कमेंट बॉक्स में, नवीनतम जोन का जो मुख्यालय है वो कहाँ है। अगला है, फेसबुक ने अपनी जो करेंसी है, जो उसकी करेंसी लिब्रा थी, जिसको डिजिटल करेंसी कहते हैं, और डिजिटल करेंसी ऐसी होती है जिसको आप हाथ से नहीं छू सकते हो, टच नहीं कर सकते हो भाई, वो तो फ़ोन में ही रहेगी, बस एक दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हो, है ना। तो आपसे पूछा जा रहा है, बताओ डिजिटल मुद्रा लिब्रा से बदलकर फेसबुक ने अपनी कौन सी कर ली है? तो ध्यान रखना, डायम। क्या? डायम। डायम कर ली है, यानी कि अब फेसबुक की डिजिटल मुद्रा क्या है? डायम मुद्रा है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। ये रोहतांग दर्रा सुर्खियों में रहता ही है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ध्यान रखना, रोहतांग दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। जयराम ठाकुर यहाँ के सीएम है। हिमाचल प्रदेश में है, जो है हिमाचल प्रदेश में है रोहतांग दर्रा। और किस श्रेणी में है? पीर पंजाल रेंज में। पीर पंजाल रेंज में है ये। ठीक है, पीर पंजाल रेंज में है और आप सभी लोग जानते हैं। और इसी में है रोहतांग सुरंग। यही तो है रोहतांग सुरंग, जो 6 महीने के लिए बंद हो जाती थी, लेकिन जब से ये सुरंग बनी है अब नहीं बंद होगी। रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? अटल सुरंग। अटल सुरंग कर दिया गया। और हम सभी लोग जानते हैं अटल सुरंग की जो लंबाई है 9.02 किलोमीटर है। इसका नाम अटल सुरंग है और ये मनाली को लेह से जोड़ेगी। मनाली को क्या, किसे? लेह से जोड़ेगी। इंपॉर्टेंट बात है। रोहतांग दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। और इतनी जो बात है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप उम्मीद है इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आप हमारी आवाज़ ही स्पष्ट रूप से सुन रहे हो तो आप अपने क्वेश्चंस को नोट करके, राइट डाउन करके लिख लिया करें, जिससे कि आप आने वाले एग्जामों में जब रिवाइज करें तो यहाँ से छोटी सी एक किताब रखो, 20 रुपए की एक कॉपी फेयर ले लो और उसमें से इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हुआ करें उनको आप नोट करके रख लिया करो। और जब आपका एग्जाम आए तो आप फटाफट एग्जाम आए फटाफट रिवाइज करके भी जा सकते हो, और एग्जाम से पहले भी कई बार रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, तो चलो हम लोग अब साइंस के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो 1640 तक क्वेश्चन डिस्कस हो चुके थे। आज हम लोग 1641 से करेंगे। 1641 चूंकि ये 2018 की करंट है इसलिए नहीं डिस्कस करेंगे, तो जो है 1642 से देखेंगे। क्वेश्चन है 1642 से हम लोग डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन पढ़ेंगे। और अगर आपको आंसर जो भी आप डिटेल में जानते हो उसके बारे में, तो उस क्वेश्चन के बारे में, तो आप उस क्वेश्चन के बारे में आप हमें जो है कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। अगर आपका कोई सुझाव हो इस क्लास से रिलेटेड तो आप वो भी आप दे सकते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन है 1642 में, तो कहा जा रहा है जी, बेसिन की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे? तो जो बेसिन की संधि है, अगर आप इसके बारे में जानते होंगे तो जरूर बता देंगे। 1802 ईस्वी में बेसिन की संधि हुई थी। और हम सभी जानते हैं कि जो बेसिन की संधि है वो किसके किसके मध्य हुई थी। और इसका एक्चुअल पूरी डेट जानना चाहो तो 31 दिसंबर 1682 ईस्वी में बसिन की संधि हुई थी। और ये किसके किसके बीच में हुई थी? अंग्रेजों और पेशवाओं के बीच में हुई थी। और बसीन संधि है, इसको बेसिन और बसीन दोनों पढ़ सकते हैं। सहायक संधि जो है, मराठा को स्वाधीनता समाप्त कर दी गई थी, यहीं पर मराठा ने स्वाधीनता समाप्त कर दी थी। और ध्यान रखना, सहायक जो संधि है के जनक कौन है? लॉर्ड वेलेजली हैं। सहायक संधि के जनक कौन है? लॉर्ड वेलेजली हैं। आप ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना, सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला है, हमारे शरीर में कई अंग हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है? तो ये त्वचा जो आपको दिख रही है यही सबसे बड़ा है। लेकिन अगर आपसे आंतरिक पूछ ले तो आप सभी लोग जानते हैं, तो हम आप लोग आंसर लगाएंगे यकृत, यानी कि जिसको हम लोग यकृत कहते हैं, लीवर कहते हैं, उसी को लगाएंगे। ठीक है, तो यकृत जो है हमारे शरीर का सबसे भारी अंग है और सबसे बड़ा भी अंग है, ध्यान रखें। और सबसे अगर व्यस्त अंग पूछ लें तो सभी जानते हैं हृदय को सबसे व्यस्त अंग कहते हैं, क्योंकि सबसे व्यस्त अगर मांसपेशी पूछ लेंगे तो जो हृदय के ऊपर मांसपेशी चढ़ी होती है वो सबसे व्यस्त हो जाएगी। ठीक है, तो चलो हम लोग अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है? 283, 281, 281 ये नहीं है।
6 वाली, क्योंकि आप जानते हो इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास होता है 1 से 4 तक तो 4 रहता है, लेकिन अगर बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से ज़्यादा हो जाए, जैसे 5 हो जाए, तो जो इलेक्ट्रॉन जो निकालने का बाह्य कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका है उसको 8 में से घटाते हैं। कितने में से? 8 में से। अब जब बताओ, जब 4 से ज़्यादा 5 हो जाएगा तो 5 घटाओगे 8 में से तो 3 आएगा, तो 6 ही तो आ ही नहीं सकता, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, 1 2 3 4 रहेगा, 4 के बाद फिर 3 4 3 2 1 फिर से आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखो इस चीज को। अगला है उभयचर और अधिकांश सरीसृप डैश डैश होता है। तो बताओ, ये तो क्वेश्चन कई बार पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं। जो उभयचर है उनमें जो अधिकांश जो होता है उसका जो हृदय होता है वो 3 कक्षी होता है। कितने? 3 कक्षी होता है अधिकांश। ठीक है, ध्यान रखो, कई बार बता चुके हैं। और जो पक्षी वर्ग के प्राणी होते हैं उनका जो हृदय होता है वो 4 वेसी होता है। जैसे हमारा जो है 4 है, जैसे हम लोग जो है हमारा भी 4 चैम्बर हार्ट है। ठीक है, और जिसमें हम लोग जानते हैं 2 अनिल होते हैं, 2 निलय होते हैं, दाएं निलय बाएं निलय, ये सब आपने पढ़ा होगा डिटेल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तो ये तो करंट अफेयर है 17 की। ये देखो 17 की करंट अफेयर है, इसलिए कोई पढ़ने से फायदा नहीं है, इसलिए नहीं पढ़ा जाएगा। अगला है डीएनए का पूर्ण रूप है। तो सभी लोग जानते होंगे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। एक होता है आरएनए, इसका मतलब होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अगर डीएनए का पूछा है तो आरएनए का भी पक्का पूछेंगे, इसका होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, याद रखो भाई सभी लोग। और डीएनए जो है अम्ल हमारे लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते हैं, इसीलिए तो डीएनए की जांच होती है, डीएनए की चेकिंग की जाती है। अगला क्वेश्चन है, 15 किलोग्राम की एक वस्तु 7 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है, उस वस्तु की गति ऊर्जा क्या होगी? तो ये क्वेश्चन तो कई बार आ चुके हैं और हम आपको कई बार समझा भी चुके हैं, तो चलो एक बार हम आपको फिर से समझा देते हैं। गति ऊर्जा क्या होती है? ½ mv² होती है। ऊपर बढ़ा देते हैं, यहीं पर समझा देंगे। ½ mv² होती है गति ऊर्जा। तो चलो, के बराबर क्या होता है? ½ mv² होता है। ठीक है, ऊपर वाला सवाल में है हमारा आंसर। तो ½ mv², एम का मान कितना है? तो हाफ तो रहेगा, एम का मान है 15, यहाँ हाफ है, और ½ mv², वी कितना है? 7, तो 7 × 7 यानी कि 7 7 49 भी लिख सकते हो। अब जब आप 49 × 15 और करोगे, 15 से गुणा करोगे, बटे में 2 करोगे, तो फिर हमारा आंसर कितना आ जाएगा बताओ? इसका आंसर फिर आ जाएगा, गुणा कर लेते हैं, 15 नेमा 135 के 5 हासिल कितने लग गए? 15 नेमा 135 के 5 हासिल लग गए आपके 13, और 15 चक्कू 60 और 13 73, और बटे में 2। अब 73 से भाग करो, 2 3 6, मतलब 3 के बार गया है, फिर बचा 1, हो गए 2 6 12, फिर बचा 1, 2 7 14, फिर हो गए। तो बस अब देखो, ये हमारा 3 बार जैसे गया था, हम राइट आंसर सही कर सकते थे। क्यों पता है? क्योंकि यहाँ पर मीटर पर सेकंड भाई गति ऊर्जा है, ऊर्जा का मात्रक मीटर पर सेकंड थोड़ी होता है, जूल होता है। बस जैसे 2 3 हुआ वैसे हम लोग ये ऑप्शन लगा देते हैं, बाकी कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। ठीक है, आप लोग सॉल्व कर लेंगे। डैश डैश में 6 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। ये तो बेंजीन होता है, आप सभी लोग जानते हैं, C6H6 बेंजीन होता है। 6 कार्बन परमाणु होते हैं और 6 ही हाइड्रोजन होते हैं, ये बेंजीन का काम है। अगला है, अन्नमया मध्ययुगीन काल के कवि या गायक थे, वे किस वर्तमान भारत के राज्य से संबंधित हैं? तो ये मध्ययुगीन जो है काल के हैं। आप सभी लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं तो कभी अगर आपने इनका जिक्र सुना हो तो ये जो है व्यक्ति आंध्र प्रदेश के हैं, आंध्र प्रदेश के। ठीक है, ध्यान रखो इनका। अगला क्वेश्चन है, सीधे रटाया जाता है और रटना ही पड़ता है। एक परमाणु द्रव्यमान की इकाई AMU में किसके बराबर होती है? तो हम सभी जानते हैं 1.6 × 10⁻⁷ किलोग्राम होती है। ठीक है, माइनस के साथ ध्यान रखना है। अगला है, ध्वनि डैश डैश के कारण उत्पन्न होती है। तो ध्वनि किसके कारण उत्पन्न होती है बताओ? हमने ये क्वेश्चन 100 बार बताया होगा। कंपन के कारण उत्पन्न होती है। ध्वनि किसके कारण उत्पन्न होती है भाई? कंपन के कारण ही ध्वनि उत्पन्न होती है। अगर कंपन नहीं होगा तो ध्वनि भी नहीं उत्पन्न होगी। जैसे हम अगर बोल रहे हैं, अपने गले में उंगली लगाएंगे, तो आप बोल कर देखिए और गले में उंगली लगाइए, ये जो आवाज़ आ रही है कंपन के कारण आ रही है, आपको महसूस भी होगा। ठीक है, अगला है, 3 किलोग्राम की एक पिस्तौल 180 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक 40 ग्राम की गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई पिस्तौल की प्रतिघाती वेग ज्ञात कीजिए। इससे पीछे भी एक क्वेश्चन हमने आपको लगवाया था कल भी। चलो, अगर आप इस चीज़ को सीख चुके हैं तो इसका आंसर हम आपसे चाहते हैं। आप हमें बताइए, कल भी हमने इस क्वेश्चन को लगवाया था पीछे वाले लेक्चर में। आप लेक्चर नंबर इसका पीछे देखिए, और हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जाइए उसमें, मिक्स GK GS। ठीक है, तो अब मिक्स GK GS जो बना हुआ है 2021 की प्लेलिस्ट, आप उसमें जाकर देख लीजिएगा।
ठीक है, और वहाँ पर सारे लेक्चर एक साथ मिल जाएंगे। और एक चीज़ और है कि अभी तक जिन लोगों ने अभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम वहाँ जाइए, टेलीग्राम सर्च करिए, टेलीग्राम ऐप पर जाइए और वहाँ पर सर्च कीजिए हाईवे क्लासेस ग्रुप। तो जो हाईवे क्लासेस ग्रुप आए उसको आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चूँकि वहाँ पर जो भी नोटिफिकेशन या लेक्चर संबंधित लेट हो जाता है कभी कभार, तो वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन उपलब्ध करा दी जाती है। अगला है किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है। तो कार्य बराबर क्या होता है भाई बताओ, कार्य बराबर क्या होता है, एफ एस होता है, एफ एस कॉस थीटा पूरा होता है, डब्ल्यू बराबर एफ एस बल गुणे विस्थापन होता है, और बल की दिशा में ही विस्थापन होता है तभी कार्य होगा। तो विस्थापन पर तो डिपेंड करेगा, बल और विस्थापन के बीच का कोण भी डिपेंड करेगा, चूंकि हमने बताया ना एफ एस कॉस थीटा होता है, कोण पर भी डिपेंड करता है। प्रयुक्त बल पर तो करेगा क्योंकि बल तो है ही, द्रव्यमान पर नहीं करेगा। यानी कि राइट हमारा ए बी सी हो जाएगा, किस पर निर्भर करेगा, ए बी सी। राइट आंसर बी है। और बी वाले एबीसी में जो भी चीजें दी गई हैं उन सब पर जो है कार्य डिपेंड रहता है, ठीक। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि अगर बल्ब फिलामेंट का प्रतिरोध 1200 ओम है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, यहां पर समझ लेना, 220 वोल्ट यानी कि स्रोत से इलेक्ट्रॉनिक बल्ब से कितनी धारा प्रवाहित होगी। तो आप सभी लोग जानते हैं ओम का नियम लगा देंगे, V बराबर आई आर होता है ओम का नियम, और हमको V दिया गया, R दिया गया, I पूछ रहे हैं, तो आप जो है निकाल सकते हैं एकदम से भाग करके। तो यहाँ पर देखो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर जगह है थोड़ी सी, हम यूज कर लेते हैं। V का मान दिया गया है 220, तो यहाँ 220 लिख देंगे, और बराबर I हमसे पूछी गई, R का मान दिया गया है कितना 1200 वोल्ट, तो हम लोग यहाँ पर 1200 लिख लेंगे। एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, 2 से काट देंगे तो यहाँ 11, और इसको काट देंगे 2 से तो यहाँ 60 आ जाएगा। तो अब हम लोग 11/60 बराबर I। तो अब हम लोग जो भाग करेंगे तो हम लोग 6 से भाग करेंगे, 60 से थोड़ी ना, तो 6 से भाग करो तो कितनी बार आ जाएगा, 6 एकम 6। तो देखो 6 एकम 6 यहाँ लिख देते हैं, 6 एकम 6, और बचा कितना, बचे आपके 5, हो गए 50, ठीक है, हो गए 50 भाई, दशमलव लगा लेते हैं, अभी 10 से हमने भाग नहीं किया है, ठीक है, दशमलव लगा ले सकते हैं, हो गए 50, तो 6 8 48। और अगर आप ऑप्शन देखें तो 18 से ज़्यादा कोई ऑप्शन नहीं है, और बटे में बचा है 10, और 10 से अगर और भाग करना है तो 0.18 हो जाएगा, और धारा है इसीलिए इसका मात्रक एम्पियर हो जाएगा। तो धारा का वैसा ही मात्रक क्या होता है, एम्पियर, इसीलिए 0.18 एम्पियर। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। अगला भी आपका न्यूमेरिकल ही है, क्योंकि जो है यहाँ पर ये तो करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो अगला है विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 3 मिनट में 0.8 एम्पियर की धारा खींची जाती है। परिपथ में माध्यम में प्रवाहित होने वाले आवेश की गणना कीजिए। Q बराबर IT होता है, ध्यान रखो सीधे, Q बराबर क्या होता है IT, और I कितनी है 0.8 एम्पियर है, समय कितना है 3 मिनट, और 3 मिनट लिखे नहीं जाते, सेकंड में बदला जाता है। तो ध्यान रखना I को तो रहने देंगे 0.8, और 3 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे, तो 60 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 180। तो दशमलव से ये तो जीरो कट गया, 18 8 144, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, कूलाम, ठीक है, आवेश का मात्रक कूलाम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कितने आवेश डैश सी, तो यहाँ दिए गए इसलिए यहाँ पर ऑप्शन में सी नहीं दिया गया है, तो 144 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सा बीज अंकुरण के दौरान आगामी प्रोहर में विकसित होता है। तो ये जो है प्रांकुर है, ये ध्यान रखना, ये प्रांकुर है, ठीक है, प्रांकुर ध्यान रखना। चलो अगला क्वेश्चन डिस्कस। अगला है लेंथेनाइड की परमाणु संख्या क्या होती है, और हम सभी लोग जानते हैं लेंथेनाइड कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 57 से। लेंथेनाइड और एक्टेनाइड जो है आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, ठीक है, और कुछ आपके तत्व भी याद रखने पड़ेंगे, और 1 से 20 तक सभी लोग तत्व याद कर लेना, क्योंकि 1 से 20 तक तो पक्का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 1 से 20 से ऊपर वाले कुछ तत्व हैं, जैसे लोहा हो गया, लोहे को 26 में लिखते हैं, मैंगनीज 25 पर है, जस्ता 30 पर है, ब्रोमीन 35 पर है, चांदी 47 पर है, सोना 79 पर है। तो इन प्रकार की कुछ विशेष धातुएं हैं, उनको आप अलग से याद कर लो, 10-5 ही ऊपर की हैं, और आपको जो आप रासायनिक जो है आपने पढ़ी होगी केमिस्ट्री, तो आपको याद भी पहले से भी होंगे, और अभी पढ़ लो केमिस्ट्री भी वो याद हो जाएगी, और साथ में तत्व भी याद हो जाएंगे। पीरियोडिक टेबल अब आप जरूर पढ़ लेना, क्योंकि वहां से क्वेश्चन तो बनेगा।
अगला क्वेश्चन फिर है कि 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 6 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है, वस्तु में कितनी गति ऊर्जा होती है। फिर वही क्वेश्चन लगेगा के बराबर हाफ एम बी स्क्वायर। उम्मीद है आप लगा लेंगे अब ये सवाल को। एम का मान कितना है 15 गुणे वी कितना है 6 का वर्ग कर देंगे 36 और बटे में 1/2 भी है, 2 से काट दो यहाँ तो 18 आ जाएगा। ठीक है, और 18 पंचे 90 का 0 यहाँ से लगे 9, 18 कम 18 और 9 17, तो 270 जो है 270 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27 270 सॉरी कहाँ पे लग गया 270, देखो गलत हो गया ना, 270 मीटर पर सेकंड में लग गया, 270 जूल पे लगेगा क्योंकि गतिज ऊर्जा है, ऊर्जा का मात्रा क्या होता है जूल होता है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 270 जूल, क्योंकि एसआई मात्रा जो है जूल रहता है इसका। ठीक है, अगला है डैश परमाणु सोडियम कार्बोनेट के में अणु मौजूद हैं, यानी कि जो परमाणु है सोडियम कार्बोनेट उसमें कितने अणु हैं। तो सोडियम कार्बोनेट का अगर आपको फार्मूला आता होगा तभी आप लगा पाओगे, Na2CO3। ध्यान रखना है कहीं पर भी अगर CO3 लगाओ उसका मतलब कार्बोनेट होता है। तो Na2 एक तो Na कितने हो गए 2, C 1 है तो 3, और ऑक्सीजन कितने हैं 3, तो 3 3 कितने हो गए 6, यानी कि कितने इसमें अणु हैं 6 मौजूद हैं। सोडियम कार्बोनेट में कितने अणु मौजूद हैं 6। इसीलिए आपको हर एक जो है उसको फार्मूला आपको आना चाहिए। अगर आपसे कहीं पूछ ले बताओ विरंजक चूर्ण में कितने फार्मूले हैं, लेकिन आपको तो विरंजक चूर्ण का फार्मूला ही नहीं आता है। आपसे पूछ ले बताओ बुझे चूने में कितने अणु हैं, बताओ बिना चूना बुझा कितने अणु हैं, ऐसे करके आपसे पूछा जाए। बताओ कैल्शियम कार्बोनेट में कितने हैं, बताओ H2SO4 में कितने हैं, सांस सल्फ्यूरिक अम्ल में कितने अणु हैं। तो इन सबका आपको याद होना चाहिए तभी आप कर पाएंगे इस चीज को। धीरे धीरे से पढ़ते रहो, हो सकता है सुधार आ जाए। ठीक है, और जो सोडियम कार्बोनेट होता है इसे ही धोने वाला सोडा या वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। ठीक है, और सोडियम बाइकार्बोनेट होता है आप सभी लोग जानते हैं उसको क्या कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया किसी अन्य जीवित भाग या एक पूर्ण जीव की सटीक प्रति के प्रति समावेश है, यानी कि प्रति के उत्पत्ति समाविष्ट है। क्लोन तो आपने नाम सुना होगा आपने, क्लोनिंग। जैसे हम आपको बताएं कि आपके फ़ोन में जो ऐप होते हैं, आप एक व्हाट्सएप से दूसरा व्हाट्सएप यूज करते हैं तो वो क्लोन के जरिए करते हैं, तो उसकी जैसी एक प्रति बनाते हैं, वहीं से आप जो है सटीक प्रति बनाते हैं उसकी की जैसी, तो आप वहीं से अंदाजा लगा सकते थे कि क्लोन था ये आंसर इसका। ठीक है, चलो अगला है औसत चाल और औसत वेग के वस्तु, जो औसत चाल है और औसत वेग वस्तु की गति दर्शाता है समय की एक विशेष अवस्था में, नहीं गलत हो जाएगा, दिए गए अंतर के दौरान, दिए गए अंतराल के दौरान। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दिए गए अंतराल के दौरान। तो जो दिया गया अंतराल है उसी के अंतराल में पता चल जाता है कि औसत चाल और औसत वेग में क्या अंतर है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। और आप लोग जो मैथ पढ़ते होंगे मैथ वाले टीचर आपको अच्छे से पढ़ाएंगे, क्योंकि मैथ के टीचर हम ही हैं। जब आपका आएगा तो औसत चाल हम ही पढ़ा देंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना औसत चाल क्या होता है, वेग में बता देते हैं। तो ध्यान रखो वेग और डिस्टेंस में अंतर रहता है। वेग का मात्रक जो है मीटर पर सेकंड है और चाल का भी मीटर पर सेकंड है, लेकिन वेग एक सदिश राशि है और चाल एक अदिश राशि है। क्योंकि वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, और यहाँ पर चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी एक ही खुद ही अदिश राशि है, विस्थापन सदिश है, इसीलिए वो उस पर फर्क डालता जाके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है औसत रूप से यूरेनियम है, ये यूरेनियम का ये परमाणु क्रमांक ये परमाणु भार है के विखंडन में कितने न्यूट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, 3 होते हैं लगभग जो है इसके, उसमें जो है 3 रहता है। नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया में औसतन 2.5 न्यूट्रॉन हो सकता है, सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला है, आप इसको जरूर ध्यान रखना, आपसे अगर पूछा जाए ये जो यूरेनियम है इसका परमाणु क्रमांक याद कर लो 92 है। ठीक है, आपको इंपॉर्टेंट तत्व है। अगला है यदि एक परिपथ माध्यम में विभवांतर और धारा दोगुनी हो जाती है तो परिपथ का प्रतिरोध क्या होगा। देखो ये सवाल तभी लग पाएगा जब आपको बेसिक चीज आती होगी। अब देखो आपसे पूछ रहे हैं जो विभवांतर है वो भी और धारा भी दोनों दोगुना कर दो तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जो ओम का नियम आपने पढ़ा है, वी बराबर क्या होता है IR होता है, और आपसे प्रतिरोध पर फर्क पूछ रहे हैं तो R बराबर क्या हो जाएगा बताओ, V बटे I हो जाएगा बराबर R। अब आप V को भी 2 गुना कर रहे हो, I को भी 2 गुना कर रहे हो, तो 2 से 2 कट जाएगा, फिर क्या फर्क कोई पड़ेगा, नहीं, समान रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप उधर प्रतिरोध को भी 2 गुना कर रहे हो और आप विभवांतर को भी 2 गुना कर दे रहे हो, तो उस पर कोई जो है प्रतिरोध पर कोई प्रभाव पड़ेगा, नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, समान रहेगा। ठीक है, अगला है
स्तनधारी जानवरों का जो हृदय होता है वो कितने कक्षी होता है? तो उम्मीद है आप इसका आंसर कर देंगे। हम सभी लोग स्तनधारी प्राणी हैं, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 4 कक्षी होता है स्तनधारी जानवरों का, ठीक है। और उभयचर का हम पीछे बता ही चुके हैं 3 होता है, और मत्स्य वर्ग में ध्यान रखना 2 होते हैं, 2। ठीक, अगला सजीव जो है ये राजीव नहीं है, सजीव है, ठीक है। सजीव जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई क्या है? तो सजीव जीवों के जो वर्गीकरण की मूल इकाई है वो जो है जाति। क्या है? जाति। कैसे भाई? देखो, एक वैज्ञानिक हुए हैं कैरोलस जीनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में संपूर्ण जीवधारियों को 2 भागों में बांटा है, और जिसमें एक है जगत जो है पादप जगत और एक है जंतु जगत। 2 भागों में बांटा गया है और 2 जाति हैं, इसीलिए पादप और जंतु जगत। हम लोग जंतु जगत में आते हैं, पेड़ पौधे वनस्पति ये सब पादप जगत में आ जाएंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। डैश में प्रत्येक कार्बन परमाणु की एक ही तल में 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से बंद होता है जो षट्कोणीय व्यू रचना करता है। षट्कोणीय ग्रेफाइट चला जाएगा। अगर ये षट्कोणीय चला देंगे, क्योंकि जो हीरा है, हीरे की भी संरचना 4 फली होती है, हीरे की भी 4 होती है, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा के पूछा है। तो ध्यान रखना, अगर कहें कि एक ही तल में 3 अन्य कार्बन कार्बन जुड़े होते हैं, तो फिर आप राइट आंसर हीरा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है षट्कोणीय व्यू बनता है, तो वो ग्रेफाइट हो जाएगा। क्या? ग्रेफाइट हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, एक ऐसी स्टेट जहां बिक्री के लिए एक नगदी फसल उगाई जाती है उसे डैश के रूप में जानते हैं। नगदी फसल को बागवानी कहते हैं। जो चाय और जो आपकी जो चाय है और जो कॉफ़ी है वो बागवानी खेती में आती है, नगदी फसल में आती है, ये चीज़ ध्यान रखो, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर सिंपल से। निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति में से एक है? तो त्यागराज। त्यागराज को दक्षिण भारत में महान संगीतज्ञ माना जाता है, ये चीज ध्यान रखो। त्यागराज को दक्षिण भारत में महान संगीतज्ञ में से एक माना जाता है, दक्षिण भारत में। और भारत में जो संगीत का प्राचीनतम स्रोत है वो सामवेद है। कौन सा? सामवेद है प्राचीनतम स्रोत, ठीक। अगला, चूंकि ये करंट अफेयर है, हम सीधे 80 पे पहुंचते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निर्वात में नहीं तय कर सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता है? तो भाई ध्वनि नहीं कर सकती निर्वात में। पीछे आपको कल ही हमने समझाया था ये चीज, ध्यान रखना है कि ध्वनि जो है निर्वात में नहीं यात्रा कर सकती है। और जितना ठोस होगा उतनी ज्यादा ध्वनि होगी। पहले तो ठोस में सबसे ज्यादा ध्वनि होती है, फिर द्रव में, फिर गैस में, और फिर निर्वात में। निर्वात में तो चल ही नहीं सकता, होती क्या? निर्वात में तो ध्वनि चलती ही नहीं है, ठीक है। तो ये थे क्वेश्चन आपके साइंस के। कैसे लगे आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और कमेंट बॉक्स में अगर आप डेली हमारा लेक्चर देखते हैं तो आपको एक बार नाइस लिखने में क्या जाता है, एक बार लिख दिया करो अच्छा है। अगर ये चीज़ अच्छी नहीं लगी है तो उस चीज़ में लिख दिया करो। अगर किसी क्वेश्चन के बारे में आपको ज़्यादा पता है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि सर जी ऐसा ऐसा है, तो आगे हमें आपको ऐड कर लेंगे उसमें, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।